बहुत लकी मानता हूँ कि हाँ मुझे मेरा प्यार मिला है। बचपन में मैंने अपनी माता जी को खो दिया था। बचपन में किस एज में? जब मैं स्कूल में था, चंबा 2014 में। अचानक से जो मेरे बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया और उसी वर्ष पिताजी को भी मैंने खो दिया था। तो वो वर्ष 14 में? हाँ। वो तो शिक्षा का एक्चुअल में मीनिंग क्या है क्या वास्तव में? शिक्षा जहाँ भी मजदूरी वगैरह करना, ये सारे मेरी डेली के लाइफ, जो मेरी लाइफ है उस लाइफ का एक पार्ट रहा है। इंस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, या आप यूथ को क्या कहना चाहोगे कि वो क्या करें तो उनका जो इंस्पिरेशन लेवल है वो बढ़े? सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज जिस इंसान के साथ आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ, उनके ना पिताश्री कभी स्कूल गए ना माताश्री कभी स्कूल गए, लेकिन फिर भी वो 25 की इतनी कम एज में PhD होल्डर बने और आज वर्तमान में हमारे चंबा महाविद्यालय में वो प्राध्यापक के पद पर सेवानिवृत्त हैं और कार्य कर रहे हैं। तो वो हैं वन एंड ओनली आवर डॉक्टर पवन सर। तो सबसे पहले तो सर वेलकम है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। थैंक यू उमेश, थैंक यू वेरी मच। जी, तो ये पवन सर, सबसे पहले सर आप अपना ब्रीफली थोड़ा इंट्रो दो, जैसे कि आप कहाँ से हो, क्या है जो कुछ भी है, नेम, एज, जो भी नाम इंट्रो है वो दीजिए। नाम तो उमेश आपने बता ही दिया। डॉक्टर पवन, तहसील चुरा से मैं संबंध रखता हूँ और कलहेल के शिंड नामक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। और वर्तमान में शिक्षा विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चंबा में कार्यरत हूँ। जी, जैसे कि सर ने बताया कि लाइक आप चुरा वैली से हो, और बढ़िया बात यह है कि मैं भी चुरा वैली से हूँ। और वो बातें मैंने भी देखी चुरा वैली में कि जैसे कि बैकग्राउंड एरिया है चंबा, फिर भी उससे कहीं अच्छा है ना। हाँ। फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी मतलब चुरा में नहीं थी। अभी तो चुरा में कॉलेज है, लेकिन शायद उस टाइम कॉलेज में ही था हमारे किस्सा में। और मेन कॉलेज भी चंबा का है, और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ चंबा में, चुराह में नहीं है। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड एरिया है। और जैसे कि आपके पिताश्री भी शिक्षक नहीं थे, माताश्री भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप ऐसे एरिया से निकल कर यहाँ तक पहुँचे, PhD करी, एंड अभी बतौर अध्यापक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे यहाँ तक पहुँचे उस एरिया से, उस बैकग्राउंड एरिया से? हाँ उमेश, जहाँ तक चुरा की बात है तो अनडाउटली चुरा के चंबा ही इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से एक है। जी, जी। तो चुराहा तो चंबा से भी, जैसा आपने कह रहे थे, काफ़ी पीछे है। हालांकि अभी कुछ एक वर्षों में हमारे चुरा ने काफ़ी तीव्र गति से चुरा आगे बढ़ा है, विकास की ओर बढ़ा है और काफ़ी आगे जो है वो जा रहा है। परिस्थितियों की जहाँ तक बात है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, सुविधाओं की कमी है अनडाउटली, लेकिन मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम लोग आगे निकल सकते हैं और चुरा के इस पिछड़ेपन को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। जैसे कि सर ने शिक्षा की बात की, और बेहतरीन बात यह है कि शिक्षा ही विषय को सर पढ़ाते हैं इस कॉलेज में, तो शायद सर से बेहतर कोई जानता होगा। एंड आपने PhD भी शिक्षा में ही की है? हाँ, एजुकेशन में ही PhD है मेरा। और तो इससे मतलब ज़्यादा बढ़िया बात क्या होगी? तो वही सवाल है कि रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है हमारे लिए। लाइक हम एजुकेशन में कई बार रिलेट करते हैं कि जॉब से, है ना, कि हमें जॉब प्राप्त करनी है तब हम स्टडी करते हैं, घंटों बैठते हैं, ट्राई करते हैं। और कोई PhD करके भी अगर किसी दूसरे बूढ़े व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो क्या वो शिक्षा है? तो शिक्षा का एक्चुअल में मीनिंग क्या है क्या वास्तव में? शिक्षा, जहाँ तक उमेश शिक्षा की बात है, सही कह रहे हैं आप कि शिक्षा को नौकरियों के साथ संबंधित किया गया है आजकल।
कुछ हद तक हाँ, शिक्षा प्राप्ति का ये एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मेरे विचार में शिक्षा जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। चाहे वो उसका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, चाहे वो उसका आध्यात्मिक विकास है, चाहे वो उसका संवेगात्मक विकास है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर इन अंतर्निहित शक्तियों का विकास नहीं हो पाता, तब तक उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। तो मेरे विचार से ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज एजुकेशन। ओके, बहुत अच्छी तरह से सर ने शब्दों को परोया और एक जवाब दिया, और यही एजुकेशन है ना हम सब के मायने में। एंड एजुकेशन इज द मैन बिल्डिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एंड बिल्डिंग अ लाइफ मेकिंग आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आप अपनी जर्नी अगर शेयर करना चाहोगे जीरो से लेकर हीरो तक की। उमेश, हीरो तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन अपनी लाइफ के हीरो होते हैं ना, तो मतलब वो बोलता है कि हमें कैटल नहीं बनना अपनी लाइफ का, हमें हीरो बनना है। तो हीरो हो आप अपनी लाइफ के, तो जीरो टू हीरो की जो जर्नी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जर्नी, मेरी लाइफ की जर्नी मैं बता सकता हूँ आपको। एक छोटा सा गांव है, शिंड गांव, शिकरी धार, जो धार है सीमेंट फैक्ट्री जहाँ पर प्रपोज्ड है, वहाँ की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है। और भगवान की दया से उस गांव के ऊपर काफ़ी कृपा रही है, नाग देवता की। काफ़ी अच्छा एजुकेटेड गांव वो बन गया है। वहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई थी। उसके बाद वहाँ से माध्यमिक शिक्षा और जो मेरी उच्च शिक्षा है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्हेल से हुई। तो वो दौर भी काफ़ी स्ट्रगलिंग था। हम लोग 8 किलोमीटर पैदल जो थे वो स्कूल जाते थे, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि 6th क्लास में तो बहुत भारी होता था। हाँ, बैग, बहुत बड़ा बैग पीठ पे होता था, और बहुत शारीरिक रूप से भी काफी कमजोर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो सुबह 8 बजे के करीब चलते थे, 10 बजे पहुंचते थे, और शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, तो 6 बजे, 6:30 या 7 बजे घर पहुंचते थे। हाँ, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था। उसके बाद 10th के बाद चंबा आगे हम लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा से मेरी +2 हुई है। ग्रेजुएशन इसी महाविद्यालय से हुई है, और मैं काफ़ी लकी मानता हूँ अपने आप को कि इसी महाविद्यालय से मैंने BSc किया था 2009 में, और अभी इसी महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं 2006 में नहीं, मतलब एज अ प्रोफेसर किस वर्ष? नहीं, एज ए प्रोफेसर तो 2000, अभी कॉलेज कैडर में तो 2018 में मेरी नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो नियुक्ति मेरी गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदर नगर में। अच्छा। अब हाल ही में 1 वर्ष हुआ मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, तो 2022 में मैं इस महाविद्यालय से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मान सकते हैं कि लगभग 13 साल के बाद हाँ 13 वर्ष के बाद दोबारा मुझे इस कॉलेज में आने का सौभाग्य मिला है, जो हर किसी को नहीं मिलता है एक्चुअली में, उसी शिक्षण संस्थान में दोबारा जानने का मौका। और कि मोस्ट हार्डेस्ट इवेंट ऑफ द योर लाइफ या पार्ट ऑफ द लाइफ शेयर करना चाहोगे तो? फैमिली बैकग्राउंड जो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने के कारण स्ट्रगलिंग दौर तो हर किसी का रहता ही है। उसी तरह से मेरा भी रहा है, और स्कूल टाइम में ही मजदूरी वगैरह करना, ये सारे मेरी डेली के लाइफ, जो मेरी लाइफ है उस लाइफ का एक पार्ट रहा है, स्ट्रगलिंग पार्ट रहा है। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, और मैं जो कुछ भी हूँ आज शायद उनकी वजह से ही हूँ। और फिर जब मास्टर्स में गया, फिर उसके बाद मेरा JRF हो गया, और फिर उसके बाद मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिलने लगी। फिर उसके बाद चीज़ें बदली, और HP यूनिवर्सिटी से ही जब मैं PhD के दौरान ही मैंने TGT का कमीशन निकाला, और स्कूल में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई वर्ष 2014 में। फिर उसके बाद मैंने साइंस अध्यापक काम किया तकरीबन 4 वर्षों तक, और उसके बाद फिर कॉलेज कैडर में आया। तो कोई, ये तो आपकी बात रही स्ट्रगल की, लेकिन कोई भी एक इंसिडेंट होता है ना जिसे हम कभी नहीं भूल सकते ज़िंदगी में, जैसे कुछ भी हो सकता है लाइफ का, आज भी हमें याद रहता है,
10 साल बाद क्या, 50 साल बाद क्या, हमें हमेशा याद रहता है कोई इंसिडेंट। बचपन में मैंने अपनी माताजी को खो दिया था। बचपन में किस एज में? जब मैं स्कूल में था, चंबा में 10+2 में, अच्छा, तो माताजी का देहांत कारण हुआ क्या था। था देहांत का? माताजी अस्वस्थ चल रहे थे और मैं छोटा भी था, मुझे लगता है उतनी याद भी मुझे नहीं है। तो एक वो पीरियड था और एक पीरियड जो है वो जब थोड़ा संभले और वर्ष 2014 में अच्छा, अचानक से जो मेरे बड़े भाई थे, जो स्पोर्ट करते हाँ, जो जिन्होंने मुझे ताउमर सपोर्ट किया और मुझे सक्सेस देखना उनका एक बड़ा सपना था, उनका देहांत हो गया। आपकी सक्सेस देख पाई कि नहीं? तब मैं आधी सक्सेस वो मेरी देख पाए, ऐसा चलो, कहूँगा। देख तो पाए हाँ, ना। जब मैं टीजीटी था और जेआरएफ था मेरा, पीएचडी भी मैं कर रहा था, तो उनको इतना विश्वास हो गया था कि ये कुछ कर लेगा आगे जाके। लेकिन कॉलेज गाइडर में जब मैं आया तो वो नहीं रहे थे और उसी वर्ष पिताजी को भी मैंने खो दिया था। तो वो वर्ष 14 में? हाँ, वो वर्ष कभी जिंदगी में ना भूलने वाला वर्ष रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो अभी भी रुला देती हैं और दुखपूर्ण रही हैं। ओके, चलो ये बात रही दुख की। कोई ऐसा इंजॉयबल मोमेंट भी आया होगा लाइफ, क्योंकि लाइफ में सुख दुख तो चलते रहते हैं, तो कोई इंजॉयबल मोमेंट शेयर करना चाहोगे? इंजॉयबल मोमेंट्स की बहुत सारे हैं। भगवान ने दुख कोई भी एक दिए हैं, बहुत सुख भी ज्यादा दिए होता है, हैं। मतलब जहाँ पे हम अपनी मतलब भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते कि हम कितने खुश हैं। कोई ऐसा मोमेंट होता है? ऐसे खुशी तो आती जाती रहती है नॉर्मल सी। उमेश, ऐसा मोमेंट जॉब प्राप्त करना, एक पहली जॉब प्राप्त करना, कमीशन निकालना टीजीडी का, फिर उसके बाद जेआरएफ का निकलना, वो भी एक काफ़ी खुशी का पल था। और कॉलेज गाइडर में आना, सिलेक्ट होना, ये भी मेरे लिए एक बहुत खुशी का मोमेंट था। और बाकी मैरिज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। मैरिज हाँ, लव खुशी। हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई? हाँ, मेरी मैरिज लव मैरिज है। और एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में जब मैं पीएचडी कर रहा था, उसी दौरान जो मेरी धर्मपत्नी जी हैं, उनके साथ हम लोग संपर्क में आए थे और फिर बाद में घर वालों की कंसेंट के साथ मैरिज हुआ। तो मैरिज को भी मैं अपनी खुशी के पलों में से मानता हूँ। ओके, मतलब आपको आपका प्यार मिल गया। हाँ, मुझे क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलता है एक्चुअल में। नहीं, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जनरेशन में देखते हैं कि बहुत कम लोगों को मिल पाता है, लेकिन अगर मिल रहा है किसी को तो वो बहुत भाग्यशाली। नहीं, ऐसा नहीं उमेश। प्यार की जहाँ तक परिभाषा है, मुझे लगता है इस संसार का हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी विशेष जो है वो जब किसी के संपर्क में आता है तो उसे उसके साथ प्रेम ही हो जाता है। तो उस प्रेम को आप कैसे निभाते हैं, वो आपके हाथ में रहता है। और भगवान की कृपा से वो हुआ और हम लोग जो है वो शादी के बंधन में बंधे। और आज के दिन में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि हाँ, मुझे मेरा प्यार मिला है। ओके, तो प्यार में एक बहुत ऑब्स्टेकल चीज़ होती है, वो बाद में बताऊँगा। पहले इतना पूछूंगा कि मान लो जब आपको हुई, जो भी हुआ, पहले तो अट्रैक्शन ही होती किसी को भी, है ना, उसके बाद प्यार हुआ, जो भी हुआ, तो उस टाइम आपने मतलब वो चीज़ देखी थी? जैसे देखते हैं कास्टिज्म, कास्ट है क्या है, अपनी कास्ट की इतनी बोलते हैं ना कि अगर जिसके साथ शादी नहीं करनी है तो उसके साथ टाइम पास ही नहीं करो उस कास्ट के साथ। तो वो देखा था उस टाइम या नहीं? ये सवाल उमेश काफ़ी वाजिब सवाल है। हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि शिक्षा वही बात यहाँ पर रिलेट होती है। शिक्षा जो है ना वो सब जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं था। जब तक वी बोथ वर वेरी मच मैच्योर और भगवान की कृपा से दोनों की फैमिलीज जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बस समझदार थी।
पर कास्ट सेम थी कि नहीं? हाँ, कास्ट हमारी सेम थी, तो मतलब उसका एक प्लस पॉइंट हो गया। ऐसा कोई इशू नहीं था, और नहीं भी होती तो भी शायद ये कास्ट जो था वो हमारे बीच में नहीं आता। बैरियर नहीं बनता। हाँ हाँ, बैरियर नहीं बनता। ओके, यही तो एजुकेशन है, क्योंकि हाँ। आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो ये तो थे प्यार के बारे में बताया कि आपने क्या था, है ना। लेकिन चलो प्यार में तो उलझते हैं हम इस एज में, तो कॉलेज टाइम में तो आप उलझे नहीं थे ना, क्योंकि आपको मिला, या फिर उलझे थे कुछ मतलब टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में, जहाँ आज का युवा फंसा हुआ है एक्चुअल में। हाँ बिल्कुल। कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखो हम लोग स्कूल, गांव के स्कूल से निकले हुए बच्चे थे, और जैसे ही हम लोग चंबा आए थे तो एक घर वालों का भी क्लियर कट मैसेज होता था कि हम जाना है तो पढ़ाई करनी है, पढ़ना है। तो और वैसे भी मुझे लगता है कि वो जो हमारा ज़माना था 2006, 7, 8 वाला, वो इतना फास्ट नहीं था जितना आज है, क्योंकि मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, और टीचर से हम लोग बहुत डरते थे, मतलब मान सम्मान बहुत करते थे उनका। शायद ये कुछ वजह रही हैं जिन वजहों से ऐसा कोई माहौल उस वक्त मुझे याद भी नहीं है। इवन मुझे कॉलेज का सिर्फ एक कपल हमारी क्लास का सक्सेस हुआ है, मुकेश भाई और उनकी मिसेज हैं सोनिका जी। मुकेश भाई, हाँ, वो ब्रांच मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर हैं वो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हमारे कॉलेज में कोई ऐसा था। उनका भी अफेयर हमें तब पता चला, फिर जब मैरिज हो गई उनकी, तो उसके बाद पता चला है। उस वक्त का जमाना मुझे लगता है थोड़ा काफी अलग था। हाँ, काफी अलग था, तो शायद उसी वजह से हम लोग भी बचे रहे। चलो ये तो ये बात रही। दूसरी में जहाँ पर हमारा युवा फंसा रहता है वो है लाइक नशा, अल्कोहल होगी, सिगरेट होगी कुछ, तो उसमें आए तो उस ट्रैप में आए, या उस ट्रैप से भी बच गए आप? नहीं, मैं बच गया हूँ। बच गया हूँ और अभी तक बचा हूँ, और भगवान करे आगे भी बचा रहे। यूथ को कैसे कहना चाहोगे, कैसे हम उस ट्रैप से बचें? क्योंकि आज मैं बोल सकता हूँ कि 10वां 11वां लड़का नशे में है। 10वां 11वां तो मुझे लगता है उमेश आपने बहुत ज्यादा बोल दिया है। मैं तो दूसरे तीसरे लड़के को मैं नशे में मानता हूँ, और बहुत बुरा लगता है ऐसे। हाँ, ये देखकर, ये जानकर। क्लासेस में भी मैं बहुत फोकस करता हूँ इस चीज पर कि यदि अगर आपने एक बार जिंदगी मिली है, इसको अच्छे से जिए, अच्छे से प्रेम करें सबके साथ, अच्छे तरीके से व्यवहार करें। और नशा जो है वो व्यक्ति का जो जीवन है उसको खत्म करता है। तो एक बार इस जीवन में अगर हम लोग आए हैं तो उसे जिए, खत्म ना करें। नशे से हमें सुख की प्राप्ति होती है, नो डाउट, बट पॉइंट ये है सर कि जैसे फिजिकल लेवल पे हमें जो भी सुख प्राप्त होता है, नशा हो गया, चाहे भोजन करने से मिल गया, चाहे कॉमेडीज देखने से मिल गया, किसी से भी, तो वो होता है टेम्परेरी। और जो मेंटल लेवल पे मिलता है वो फिर भी थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। लेकिन जो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे मिलता है ना, वो परमानेंट होता है, क्योंकि उस सुख की प्राप्ति हमें एक बार होगी तो होगी, है ना। जैसे कि महात्मा बुद्ध को मिला था, किसी और को मिला, कई लोगों को भी मिला, लेकिन उन्हें फिर दोबारा सुख खोजने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन अगर हम एडिक्शन में हैं, चाहे नशे की, तो एक बार अगर हमने सिगरेट पी तो हम बार बार पिएंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि एक बार पिए तो फिर लाइफ टाइम पिए नहीं, तो वो सुख थोड़ी है वास्तव में। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहना है। एंड जैसे कि सर तो नशे से दूर ही रहे, उस ट्रैप में फंसे ही नहीं, लेकिन जो फंसे भी हैं तो कोशिश करेंगे तो वैसे तो टफ है निकलना, है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नशे से निकलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ऐसे वीडियोस भी हम लोग देखते हैं किस तरह से वो तड़प रहे होते हैं नशा करने के लिए। तो बचना है, जीना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो नशे की बात रही, लेकिन जैसे यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने में वो कहते हैं ना, अगर जीनियस और नॉर्मल पर्सन में अगर कुछ फ़र्क है, एक सेलिब्रिटी और नॉर्मल पर्सन में कुछ फ़र्क है, एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में कुछ फ़र्क है, तो वह कॉन्सेंट्रेशन का। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका भी रहा होगा, अभी भी होगा, क्योंकि अगर इस पोजीशन पर पहुँचे हो तो ऐसे तो पहुँच नहीं, सीधी सी बात। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, या आप यूथ को क्या कहना चाहोगे कि वो क्या करें कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बढ़े? कंसंट्रेशन के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा है, तो कंसंट्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस अनडाउटली। और कंसंट्रेशन जो है वो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में अपनी कंसंट्रेशन बना लेंगे। कंसंट्रेशन जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको
आप योग कर सकते हैं, योगा का अनुसरण कर सकते हैं। जी। और एक आपको आदत डेवलप करनी पड़ेगी, हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी आपको। और वो आप चाहेंगे कि 2 या 4 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर बने, वो नहीं बनेगी। वो आपको धीरे धीरे 21 दिन में बनती है, लेकिन एक्चुअली में सर ये है कि 21 दिन तक बंदा टिक ही नहीं पाता है उस डिसिप्लिन में। अगर वो टिक जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं होता है, वो साइकोलॉजी कहती है 21 दिन में। लेकिन जो बुरी आदतें होती है ना सर, वो 3-4 दिन में भी बन जाती है। ये अच्छी आदत बनाने के लिए टाइम लगता है। ये तो मुझे उमेश पहली बार पता चला कि 21 दिन में आपकी कंसंट्रेशन बन जाती है। लेकिन मैं कंसंट्रेशन की बात नहीं कर सकता, किसी हैबिट की बात कर रहे हैं। हम 21 दिन में बना सकते, कंसंट्रेशन की तो नहीं कर रहा मैं। हाँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि यदि अगर आप किसी काम को रोजाना करते हैं और वो 8-10 दिन के बाद करते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिकली उस काम को करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अगर आप पढ़ते हैं, मान लो अगर आप देखिए क्या होता था जब स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो हम लोग पढ़ते नहीं थे। जनवरी की सर्दी की छुट्टियां हम लोग पढ़ते नहीं थे। लेकिन जैसे छुट्टी जब आती थी तब होमवर्क की याद आती थी। लेकिन जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं और होमवर्क दिया जाता था और पढ़ना शुरू करते थे आप लोग, तो फिर एक बार स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता था, उसके बाद आदत बन जाती है जी। उसके बाद आदत बन जाती है। और देखिए पेपर्स के टाइम के बाद जब आपके एग्जामिनेशन ओवर हो जाते हैं, एक बार खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, किताब ही पकड़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि हम किताब ही पकड़ लेते हैं। तो वो हैबिट के कारण ही हुआ है कि जो आपको मैक्सिमम क्या होता है कि घोड़े बेच कर सो जाते हैं सर। जैसे एग्जाम खत्म हो गए, बर्डन खत्म हो गया, घोड़े बेच कर सो जाते हैं। वो तो पढ़ेंगे तब जब नेक्स्ट एग्जाम आएंगे। वो तो लेकिन अगर किसी ने कंसंट्रेशन पावर डेवलप करनी है उसे तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो कंटिन्यूटी में है और उस फ्लो के साथ उसको आगे जाना चाहिए। और क्योंकि उस वक्त फ्लो में होता है वो, और उसको हैबिट जो है उसकी बन चुकी होती है, उसी को कैरी आउट करके आगे जाना चाहिए उसे। जी, सर ने बहुत अच्छे से बताया कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं कुछ 2 चीज़ें सर ऐड करना चाहूँगा। एक तो डिटैचमेंट और एक अटैचमेंट। डी अटैचमेंट मतलब उन चीज़ों से जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट कर रहा है, फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो हम अपने आप को एक आइसोलेशन वार्ड में रख सकते हैं, एक आइसोलेशन रूम में रख सकते हैं जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ सकती है। दूसरा, जो फोन हमें डिस्टर्ब करता है उसको हम आइसोलेशन में रख सकते हैं, मतलब फ्लाइट मोड में डाल दो तो वो डिस्टर्ब ना करे। ये होगी डी अटैचमेंट, मतलब जो भी चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही है। दूसरी अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे होगी? उस टेबल से, उस स्टडी टेबल से, वहाँ पर बैठने से, उन बुक से। अगर ये दोनों चीजें होगी तो शायद कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल पॉजिटिव चीजों के साथ अटैच रहें, और वो चीजें जो आपके कंसंट्रेशन को भंग कर रही हैं या भंग करने की कोशिश कर रही हैं उनसे डिटैच हो जाएं। जी, यही बात थी कंसंट्रेशन पावर की, और बहुत अच्छे से सर ने बताया और मैंने भी थोड़ी कोशिश की। और एंड में सर से इतना ही पूछना चाहूँगा कि कोई एक यूथ के लिए मैसेज, कोई सक्सेस टिप या कुछ भी एंड में देना चाहोगे यूथ को डेडिकेट करके? यूथ के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो है वो नेशन की बैकबोन है। एक देश जो है वो कितना आगे बढ़ सकता है, कितना तरक्की कर सकता है, वो उस देश में रहने वाले जो युवा वर्ग हैं, आप लोग हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए सकारात्मक सोचें, अच्छी आदतें डेवलप करें, और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूस रखिए, अच्छा पढ़ें, नशे से दूर रहें, और जहाँ तक हो सके समाज सेवा में अपने आप को लगाएं, सोशल सर्विस में अपने आप को लगाएं, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल। उसे अंततः समाज के अंदर ही रहना है और समाज के लिए ही काम करना है। तो जितना हो सके सोशल सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दें। हाँ, तो ये थे आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर पवन सर। बहुत अच्छे से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, इंस्पिरेशन की सोर्स होने, और आपके वो सारे बहाने भी खत्म हो गए कि हम फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से सक्सेस नहीं हो रहे, हमारी बैकग्राउंड सही नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, बड़ी सारी परेशानियाँ आ रही है ज़िंदगी में, तो सारे आपके बहाने भी खत्म हो जाएंगे। और सर का धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर आने के लिए, हमें समय देने के लिए, एक कीमती समय। थैंक यू वेरी मच। आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और बस ऐसे ही प्यार देते रहो अपना, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू।